वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, क्लास थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के लिए रहने वाली है। और इसके अंदर अपने पढ़ेंगे अपने जो जैव प्रक्रम नाम से एक टॉपिक दे रखा है थर्ड ग्रेड के अंदर स्पेशल, और उसके अंदर भी पढ़ेंगे अपने पोषण पार्ट को। जो जैव प्रक्रम है वो एक बड़ा लॉन्ग टॉपिक है जिसके अंदर पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चार टॉपिक आते हैं। तो आज के जो इस क्लास में जो क्वेश्चन अपने करने वाले हैं, ये अपने जो टॉपिक आपका पोषण है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा प्रश्न है कि पौधे जो होते हैं उनके अंदर जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। क्या श्वसन कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, पाचन कहलाती है, या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है, पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या चाहिए, जो आपका पौधा है उसके पास में पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो आपका जल है ये क्या बनाता है, ग्लूकोज, यानी भोजन का निर्माण करता है। और प्लस में गैस कौन सी देता है अपने को, ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है। अभी अपने कहा जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो ऊर्जा जो मिलेगी वो किससे मिलेगी, सूर्य से मिलने वाली है। तो जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये सारी चीजें जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। लेकिन ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में, ठीक है, जो लीव्स हैं उनके अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हरा वर्णक कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक हरा वर्णक कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, लाइकोपीन है, या एंथोसाइनिन है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसके अंदर जो हरा वर्णक है वो क्या होता है, आपके क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। और ये कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है ये, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है। अभी अपने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी निकाय या केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए थोड़ी सी क्लास जो है वो स्पीड में चलने वाली है, अपने जो क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने अच्छे से सेट कर लेंगे। बायो के अंदर ज्यादा अपने थ्योरी नहीं है, जो थ्योरी है उसके ऊपर डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है इजी टाइप के वो बनते हैं, यानी सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो ये अपने डाटा जो है वो अपने क्वेश्चनों के अंदर क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन में एक टॉपिक से, जैसे प्रकाश संश्लेषण से 4 क्वेश्चन अभी तक अपने पढ़ लिए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है उनके आंसर मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कहीं ये लगा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है, वहां मैं जरूर आपको बताऊंगा। साथ साथ में आप भी कमेंट में आंसर जो है वो लिखते चलें। अगर कोई डाउट आ जाता है, आपका पहले से कोई डाउट है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है ना। शुरू करें अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर जो प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है, वो भी आपके प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ये प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आपको एक गैस की आवश्यकता होती है, वो ऑक्सीजन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपसे ये पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, तो गैस मुक्त कौन सी होती है, उससे ऑक्सीजन। लेकिन आवश्यक जो गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, प्रश्न संख्या 6 जो है इसका, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है। उप उत्पाद का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के साथ साथ में और क्या बनता है। तो ग्लूकोज के साथ में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, ये तो गैस आवश्यक होती है। क्या O2 बनता है, जल बनता है, या ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है। मेन प्रोडक्ट तो कौन है, ग्लूकोज है। ये तो क्या है, प्रमुख उत्पाद है। ये तो क्या है आपका प्रमुख उत्पाद है।
लेकिन सह उत्पाद या उप उत्पाद जो है वो कौन है, ऑक्सीजन है। ये क्या है आपका उप उत्पाद है, ये क्या है आपका उप उत्पाद है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट CO2 जो H2 है ये आपको आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक कच्ची सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, क्या लेटिसल के द्वारा, स्टोमटा के द्वारा, क्यूटिकल द्वारा या वैक्यूल द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमटा कहते हैं, या आप इनको क्या कहते हैं, स्टोमटा कहते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टोमटा है इनके द्वारा ही आपके पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, CO2 या O2 जो है, या हिंदी में इनको बोलते हैं रंध्र। हाँ जी, क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है, स्टोमटा या रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहां से होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है, तो मनुष्य में पाचन कहां से होता है, पेट से होता है, मुंह से होता है, छोटी आंत से या बड़ी आंत से। तो आपके पाचन तंत्र, पाचन किसके द्वारा होता है, कौन सा तंत्र होता है पाचन के लिए, पाचन का पूरा तंत्र होता है। इसमें कौन कौन से अंग होते हैं, पाचन तंत्र में सबसे पहले मुंह आता है आपका, फिर क्या आती है आपकी ग्रसनी आती है, ग्रसनी के बाद में क्या आता है, आमाशय आता है। क्या आता है, आमाशय। आमाशय के बाद में आपके क्या आती है, छोटी आंत आती है, छोटी आंत आती है। छोटी आंत के बाद क्या आती है, बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत के बाद क्या आती है आपके मलाशय, और लास्ट में क्या होता है, मलद्वार। इस तरह से ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये छोटी आंत जो है वो सबसे लंबी होती है। छोटी आंत जो है इस शरीर के अंदर जो भी पाचन तंत्र है उसका सबसे बड़ा भाग, लंबा भाग जो क्या हुए वो छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई 6 मीटर के करीब होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से है। और पाचन जो शुरू हो जाता है आपके, कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से। मुंह के अंदर एक एंजाइम मिलता है लाइपेज नामक, एमाइलेज जो एंजाइम है वो होता है, वो स्टार्च का पाचन जो होता है वो मुंह में ही हो जाता है। स्टार्च जो होती है उसका पाचन कहाँ हो जाता है, मुंह में। मुंह में किसका पाचन होता है, तो आप बताओगे स्टार्च का पाचन होता है, एमाइलेज जो है एंजाइम है उसकी उपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, ये देखो लार में कौन सा एंजाइम होता है, यानी जो कि मुंह के अंदर आके, या ये भी पूछ सकता है कि मुंह में आके कौन सा एंजाइम मिलता है। तो एंजाइम कौन से, एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है या ट्रिप्सिन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एमाइलेज होगा। कई बार इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, एमाइलेज, ठीक है ना। ये जो एंजाइम है ये कहाँ पाया जाता है, मुंह के अंदर पाया जाता है, और इसके कारण किसका पाचन होता है, शर्करा बोल दो या इसको क्या बोल सकते हो, स्टार्च बोल सकते हो। मुख्यतः क्या बोलोगे, इसको स्टार्च बोलोगे, ठीक है। स्टार्च का जो है पाचन करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कह रहा है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा रस आवश्यक है। वसा जो होती है आपकी, लिपिड जो है, इनके जो डाइजेशन के लिए क्या जरूरी है, क्या लार जरूरी है, क्या पित्तरस जरूरी है, क्या गैस्ट्रिक रस चाहिए या आंतरिक रस चाहिए। तो लार के अंदर तो एमाइलेज होता है जो कि वसा का पाचन नहीं करता है, वो तो किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो वसा के पाचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पित्तरस की आवश्यकता होती है, जो कि कहां से आके मिलता है, पित्ताशय से। ये यहाँ पे तो पित्ताशय में क्या होता है, ये संग्रहित होता है। निर्माण कहाँ होता है, निर्माण होता है यकृत में, लीवर में, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, पित्तरस किस अंग से स्रावित होता है। पित्तरस किस अंग से स्रावित होता है, स्रावित पूछ रहा है किस अंग से होता है। क्या यकृत से होता है, पेट से, अग्नाशय से, बड़ी आंत से। तो अभी चर्चा की थी किससे होता है, यकृत से होता है, लीवर से होता है ना, गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। एमाइलेज और लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, लाइपेज और माल्टेज, पेप्सिन और एमाइलेज। एमाइलेज जहां पे भी है उसको तो कट कर दो, क्योंकि ये तो किसका पाचन कर रहा था, स्टार्च का पाचन कर रहा था। किसका पाचन कर रहा था, स्टार्च का। और माल्टेज जो है ये भी नहीं आएगा, ये किसका पाचन करेगा, ये तो करेगा आपके वसा का। माल्टेज जो है वसा के पाचन के लिए होता है, तो ये तो नहीं आएगा। तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, पेप्सिन और ट्रिप्सिन आ जाएगा। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है वो सही आंसर है। ये किसका पाचन करते हैं, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। ये जो है ये किसका पाचन करते हैं भैया, स्टार्च का पाचन करते हैं। और ये किसका करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। इनके जो स्पेशल एंजाइम है वो आपने याद करने हैं। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्या कह रहा है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण है किससे होता है। छोटी आंत जो होती है उसमें भोजन का अवशोषण किससे होता है, जो पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है, विली, नेफ्रॉन, एल्वियोली या ट्रेकिया के द्वारा।
तो ट्रेकिया तो छोटी आंत में होता ही नहीं है, एल्वियोली भी नहीं होती है, ये तो आपके श्वसन तंत्र में होते हैं, नेफ्रॉन भी नहीं होता है, क्या बच गया, विली। ये आपके छोटे छोटे उंगली नुमा संरचना होती है, प्रवर्ध होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, विली। इसके द्वारा आपके जो है भोजन का अवशोषण होता है। और इस क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शनों से ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग है, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग है, तो उसमें विली आता है, क्योंकि नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन के लिए, एल्वियोली और ट्रेकिया जो है ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है, पेट है क्या, पेट यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, आमाशय, अपनी जो साइंस की लैंग्वेज में क्या आएगा, आमाशय आएगा। ठीक है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है या ग्रसनी है, तो सबसे जो लंबा जो भाग है वो आपके है छोटी आंत। कौन सी है, छोटी आंत, जो कि 6 मीटर लंबी होती है, बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है, ग्रसनी जो है वो आपके यही 1.5 से 2 मीटर के अप्रोक्सीमेशन में होती है। तो सबसे अगर लंबे भाग की बात करें तो कौन सा है, छोटी आंत है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पाचन भी इसी अंग में होता है। जो आपका बड़ी आंत है वो केवल और केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 अपने 50% जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए इस टॉपिक के। वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी भोजन के जो कण है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहलाता है। तो देखिएगा ऑप्शन क्या है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है, अवशोषण कहलाता है या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, किसको, भोजन को नहीं तोड़ना, वसा को तोड़ना है, तो ये आ जाएगा इमल्सिफिकेशन। क्या आ जाएगा, इमल्सिफिकेशन। अगर यहाँ बोलता कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तब उसका आंसर क्या होता, पाचन होता। क्या होता, पाचन। ये है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का स्थिरीकरण कहाँ होता है, स्थिरीकरण कहाँ होता है, यानी कि जो CO2 है उसका बैलेंस्ड कैसे बनता है, कहाँ से बैलेंसिंग होती है। तो इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन है आपके पास, ग्राना भाग है, स्ट्रोमटा भाग है, ये पत्ती के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्मा भाग में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा क्योंकि ये पावर हाउस है, यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। तो किस में होता है, ग्राना या स्ट्रोमा में से एक होगा। ये आपके पत्तियों के अंदर भागों के नाम है, पत्तियों में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा। क्या हो जाएगा साहब, स्ट्रोमा हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण। जो प्रकाश संश्लेषण है इसका पहला चरण कहाँ होता है, क्या स्ट्रोमा में होता है, ग्राना में होता है, वैक्यूल या साइटोप्लाज्मा। ग्राना को थाइलोकॉइड झिल्लियां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड झिल्लियां भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो 2 भागों में पूरी होती है। एक तो किस भाग में होती है, ग्राना भाग में होती है, एक स्ट्रोमा भाग में होती है। तो पहला चरण जो है वो ग्राना भाग में होता है, और जो कि थाइलोकॉइड झिल्ली भी इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, पाचन के बाद में ग्लूकोज रक्त में कहां पहुंचता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd ग्रेड के लायक अच्छा प्रश्न है। पाचन के बाद ग्लूकोज रक्त में कहां पहुंचता है। ये सारे प्रश्न मैंने पिछले आए हुए प्रश्नों से जो आपके PYQs हैं वहां से लिए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके संभावित हैं, जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में आ सकते हैं, वो प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाचन के बाद जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। ये रक्त में कहाँ पहुंचता है, क्या यकृत में पहुंचता है, क्या पेट में पहुंचता है, क्या हृदय में पहुंचता है या गुर्दे में पहुंचता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यकृत होगा। क्या होगा, यकृत, यानी लीवर के अंदर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है जी, लीवर में पहुंचता है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। प्रोटीन जो है उसका इमल्सिफिकेशन होता है, तो उसके बाद में इसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, क्या अमीनो अम्ल बनता है, फैटी एसिड बनता है या ग्लूकोज बनता है या स्टार्च बनता है। तो प्रोटीन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च भी नहीं बनेगा, फैटी एसिड भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। जो प्रोटीन है ये क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होने के बाद में इसके 2-3 चरण होते हैं। पहले ये एक फर्स्ट उत्पाद बनता है जिसको ए लिख रहा हूं मैं, इससे आपके बी बनता है, और बी जो है वो आपका क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है या अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है। ए का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ए का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, वसा का अंतिम उत्पाद क्या होता है।
वसा का अंतिम उत्पाद, वसा के पाचन में उसका अंतिम उत्पाद क्या बनेगा वो तो अपने उसका बता दिया। अब यहाँ ग्लूकोज और पानी बनेगा क्या, अमीनो एसिड बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड बनेगा क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा क्या। तो वसा का जो वसा जो है इससे तो क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। क्या बनेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपको, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला, स्टार्च को शर्करा, शर्करा यानी ग्लूकोज कह सकते हो, में बदलने वाला एंजाइम है। इसको बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, क्या एमाइलेज है, क्या पेप्सिन है, क्या लाइपेज है या ट्रिप्सिन है। अभी अपने बात की थी स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, ऑलमोस्ट पाचन जो है वो मुंह में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, मुंह में हो जाता है, जो कि लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से लार में होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम, प्रोटीन को किस में बदलना है, अमीनो एसिड में बदलना है। अभी बात की थी कि प्रोटीन जो है उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है, अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड किससे रिएक्ट करके बनता है, किससे अभिक्रिया करके बनता है, तो ये एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या माल्टेज। पै से प्रोटीन, इसको याद रखने का तरीका है, प्रोटीन जो है ये पी से ही प्रोटीन होता है और पी से ही पेप्सिन होता है, पी से ही पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो प्रोटीन को पै वाला पेप्सिन जो है वही किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में बदल देगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है ना। तो पै से पेप्सिन, पै से प्रोटीन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के पाचन में मदद करने वाला एंजाइम, वसा के पाचन में मदद करने वाला एंजाइम। तो वसा को पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, क्या एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है या ट्रिप्सिन है। इनमें से कौन सा आंसर आएगा, एमाइलेज तो किसको करता है, स्टार्च का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। पेप्सिन किसका करता है, प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन भी आपके प्रोटीन के लिए हेल्प करता है, और तो वसा के लिए जो आएगा वो लाइपेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाइपेज आ जाएगा। कौन सा एंजाइम आएगा, लाइपेज। ये भी किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है, ठीक। एंजाइम से आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखो पोषण एक टॉपिक है जिसके अंदर आपके मुख से लेके मुख के अंदर क्या क्रिया हो रही है, फिर ग्रसनी, ग्रसनी में तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, उसके बाद में आमाशय के अंदर आपके जो है, उसके बाद में आपके आमाशय के अंदर आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि एसिडिटी होती है तो आप कौन सा जो पदार्थ है वो यूज करते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हल्का क्षारक होता है उसका यूज किया जाता है। फिर आपकी छोटी आंत जो है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आ जाती है, फिर मलाशय आ जाता है और फिर मल द्वार आ जाता है। तो ये जो सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अंग किसके बाद में आता है, कौन से भाग में कौन सा क्या है, मुख में कौन से एंजाइम है, आमाशय के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं, इसके अलावा छोटी आंत में कौन से एंजाइम आकर मिलते हैं, पित्त रस हो गया, अग्नाशय रस हो गया, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हो गया, यकृत ग्रंथि के बारे में हो गया, पित्ताशय के बारे में हो गया, पित्तरस का निर्माण क्या होता है, पित्तरस स्टोर क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पोषण से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये अगला जो क्वेश्चन है ये आपके वसा के पाचन में ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण। ये तो मैंने अपने मानव के बारे में बता दिया। अब अगर अपनी बात करें जो पौधा है, प्लांट जो है, उसकी अगर बात करें प्लांट के बारे में, तो प्लांट जो है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रक्रिया होती है उसके अंदर, और वो कौन सी होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। और देखो आपको पढ़ने का सोर्स बहुत जगह मिल जाएगा। थ्योरी जो है आप 10th की बुक लो, और 10th की बुक के अंदर जैव प्रक्रम पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है आपको, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी के एमसीक्यू 2-4 है उसके अंदर दे रखे हैं, वो पढ़ो। उसके बाद जितने भी एमसीक्यू आपको मिलते हैं उससे रिलेटेड वो सारे सॉल्व कर दो। गारंटी के साथ कह सकता हूं आप जब एग्जाम दे के आएंगे 3rd ग्रेड का, तो आपको ये फील नहीं होगा कि हमने ये चीज पढ़ी नहीं है, आपको लगेगा ये कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइनों से क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ तक कि 1st ग्रेड के अंदर भी ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये तो 3rd ग्रेड लेवल का, तो वहां से तो संभावित ही है, संभावित नहीं 100% ही है कि वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, बस पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है ना। आपका और कोई काम नहीं है। हाँ, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर एक स्पेशल क्लास लाएंगे, ठीक है, और आपको समझा देंगे। और डाउट जो सेशन है उसके लिए अपने लाइव भी रख लेंगे, लाइव भी रख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बुद्धि
डिपेंड करता है कि आप कितने अग्रेसिव हो, आप कितना आगे हो कि पढ़ाई कर रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप देखते नहीं हो, लाइव आते ही नहीं हो, तो फिर फायदा क्या है ना। आपके जितने डाउट है वो सारे कमेंट में लिखो, उन सब के लिए आपके लिए एक स्पेशल क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज करवा दी जाएगी। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताना आपका जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट है कमेंट में लिख के छोड़ दें, उसको अपनी टीम जो है उसको कलेक्ट करेगी और उसका जो रिजल्ट है, इट मींस उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे लाइव के माध्यम से बताया जाए, पहली चॉइस लाइव रहेगी और दूसरी चॉइस अपने वीडियो एक स्पेशल बना देंगे कि आपके सवाल हमारे जवाब। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा प्रश्न है ये भी आपके लिए। प्रश्न सारे अच्छे होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें जो जल मिलता है पौधे को, वो कहाँ से मिलता है? क्या मिट्टी से मिलता है, क्या हवा से मिलता है, क्या धूप से मिलता है, या क्लोरोफिल से मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल का जो स्रोत है, आप बताइए मेरे को, क्या क्लोरोफिल जल लेके आता है क्या? सिंपल सा लॉजिक है, ये जल नहीं लाता है। धूप से तो जल वैसे ही खत्म हो जाता है बेचारा, ये यहाँ से तो वैसे ही नहीं मिलेगा। ओके, हवा से मिल सकता है क्या? हवा से हो सकता है, आर्द्रता हो, नमी हो तो मिल सकता है, वरना तो इस यहाँ से भी चांस नहीं है। तो ये ऑप्शन भी कट हो रहा है। बच क्या गया? मिट्टी में डालते हो पानी आप, वो पौधा वहां से जड़ों के माध्यम से खींच लेता है। और जल के परिवहन के लिए कौन सी संरचना होती है सर? आप बोलोगे जाइलम होती है। और जो फ्रूट्स हैं उसके लिए क्या होता है? फ्लोएम होता है। फ्रूट्स के लिए फ्लोएम होता है, या जाइलम होता है, ये फ्लोएम होता है। बस बात खत्म। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कह रहा है? अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? वर्णक कौन सा है, कलर कौन सा है? ठीक है, कैरोटीन, क्लोरोफिल, लाइकोपिन, फ्लेवोनाइट। वर्णक यानी कलर कह सकते हो, वर्णक यानी कलर। और वर्णक जो है कैसे रंग का होता है? रंग पूछ ले क्लोरोफिल का तो कैसा होता है जी? हरा होता है, बेसिक हरा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी में हरा होता है, कुछ में वो कलर थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है। बेसिकली जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का होता है। कुछ पौधे हैं उनके अंदर वो अलग वर्णक का भी पाया जाता है। ठीक है ना। तो पत्तियों के हरे रंग के लिए कौन है? कैरोटीन है क्या? नहीं है। ठीक है, लाइकोपिन भी नहीं है, फ्लेवोनाइट भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है? कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है वो डिपेंड किस पे करेगी? क्या तापमान पे करेगी, प्रकाश की तीव्रता पर करेगी, CO2 की मात्रा पर करेगी, उपरोक्त सभी पे करेगी? तो देखो, तापमान, टेम्परेचर सूर्य से मिलता है उसको, बिल्कुल डिपेंड करेगी। प्रकाश की तीव्रता पे भी डिपेंड करेगी कि पत्तियों तक आपके, जिस दिन आपकी आर्द्रता होती है या मौसम जो है आपका थोड़ा क्लाउडी होता है, उस दिन जो है प्रकाश संश्लेषण धीमा प्रक्रिया में होता है, क्योंकि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है सर? कम होती है। तो यहाँ टेम्परेचर है, ये भी डिपेंड करेगा। CO2 की मात्रा करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, क्योंकि CO2 से ही तो उसको ग्लूकोज बनाना है। तो CO2 अगर कम मिलेगा तो वो ग्लूकोज क्या बनाएगा भैया? कम बनाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी पे डिपेंड करता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो इन सभी पे डिपेंड करता है। इसकी जो दर है, दर यानी जो रेट है, वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर, पाचन में सहायक अंग कौन सा है? पाचन जो है यानी कि आपका जो डाइजेशन है, इसमें कौन सा अंग जो है वो सहायक है? यकृत और अग्नाशय है, हृदय और फेफड़े हैं, गुर्दे और मूत्राशय है, त्वचा और बाल है। ये तो नॉर्मल जो क्लास 6-7 के क्लास के अंदर स्टूडेंट है वो भी इस लेवल के क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। वैसे ये 4th ग्रेड के जो साथी हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। पाचन में सहायक अंग कौन सा है? क्या त्वचा और बाल पाचन तंत्र में कहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। गुर्दे और मूत्राशय आते हैं क्या? नहीं आते हैं। हृदय और फेफड़े आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो बच क्या गया? यकृत और अग्नाशय। ये दोनों ही क्या है भैया? ग्रंथियां हैं। दोनों ही क्या है? ग्रंथियां हैं, जो कि एंजाइम का भी स्त्रावण करती है
और ये एक जो है हार्मोन का भी स्त्रावण करती है, हार्मोन और एंजाइम। अच्छा, आप कमेंट में एक बात बताएं कि हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर होता है। एक तो होता है हार्मोन, एक तो क्या होता है, एक तो होता है हार्मोन, ठीक है, और एक होता है एंजाइम। इनमें क्या अंतर है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है। ठीक है, कुछ ग्रंथियां जो है वो एंजाइम का स्त्रावण करती है, कुछ हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावण करती है। दोनों में अंतर क्या है वो आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी, क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी और CO2 के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए। अब प्रकाश संश्लेषण से क्या और क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता। अपने एक बार सभी टॉपिक के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर और जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपने सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अपने कितने टॉपिक है, ऑलमोस्ट ये मान के चलो 20 से 30 टॉपिक होंगे पूरे साइंस के अंदर। आइडिया 20 टॉपिक हैं सारे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको मिला लो आप। मेन जो हेडिंग्स जो है, यानी एक ब्रांच अगर अपने थर्मोडायनेमिक्स है तो उसमें उष्मा, तापमापी वगैरह सब आ जाता है। तो इस तरह से टोटल 20 टॉपिक है। उन 20 टॉपिक को अपने कितना टाइम लगेगा, यानी 20 से 25 क्लासेस के अंदर सारे जो टॉपिक है उनके क्या हो जाएंगे, MCQs हो जाएंगे। फिर वापस से 1 महीने में और फिर हो जाएंगे, यानी कम से कम 3 से 4 बार, कम से कम 3 से 4 बार जो है अपने MCQs इस तरह से करेंगे। तो ऐसा कोई MCQ बचेगा ही नहीं जो अपने क्लास में नहीं करवाया हो, है ना। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी और CO2 के साथ किसकी आवश्यकता होती है। क्या क्लोरोफिल और प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्या नाइट्रोजन और प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्या ऑक्सीजन और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, या हाइड्रोजन और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास में आएगा, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल आप ऑप्शन काट सकते हो। ऑक्सीजन बाद में बनती है, इसको काट सकते हो, हाइड्रोजन भी काट सकते हो। इन तीनों में तो कटे गए, बच कौन सा गया, एक ऑप्शन बच गया, क्लोरोफिल और क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल और क्या चाहिए, प्रकाश संश्लेषण, सॉरी प्रकाश, क्लोरोफिल और प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्यों में भोजन का अंतिम पाचन किसमें होता है। मनुष्यों में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है। पाचन तंत्र के भाग बताए थे आपको, मुख है, ग्रसनी है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो इनमें से सबसे लास्ट में पाचन कहाँ होता है, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मुंह में, बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी। ज्यादातर जो लिखेंगे वो आपके बड़ी आंत लिखेंगे, और बड़ी आंत जो है इसका आंसर नहीं है। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, केवल और केवल अवशोषण होता है। केवल और केवल क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। केवल और केवल क्या होता है यहाँ, अवशोषण, और वो भी किसका, जल और खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जो भी आपकी बॉडी में है उनका अवशोषण करता है कौन है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत जो है 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और छोटी आंत का नाम छोटा है लेकिन सबसे लंबी होती है, 6 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 6 मीटर लंबी। और सबसे लास्ट में पाचन भी कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। शुरू कहाँ से होता है पाचन, मुंह से शुरू हो जाता है। पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से। मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। इसका होता है स्टार्च का। और कौन से एंजाइम के कारण होता है, एंजाइम की अगर बात करूं तो एमाइलेज होता है। कौन सा होता है, एमाइलेज। क्लियर होगा, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। अपने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट में कर लिए हैं, है ना। तो देखो, मनुष्यों में भोजन का पाचन किस प्रकार का है। मनुष्यों में भोजन का पाचन किस प्रकार का है, एक अच्छे लेवल का प्रश्न है ये। आपके 11th-12th में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या कह रहा है, यांत्रिक और रासायनिक दोनों है, केवल यांत्रिक है, केवल रासायनिक है, केवल भौतिक है। तो पाचन जो है मनुष्य के अंदर वो कैसा होता है, केवल यांत्रिक। यांत्रिक का मतलब होता है कंटिन्यूस गति करता हुआ, गति करना। और रासायनिक यानी केमिकली।
तो भोजन के अंदर केमिकली तो यानी केमिकल का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई केमिकल मिला हुआ है। जो आप प्रोटीन पढ़ रहे हो, जो भी आप वसा पढ़ रहे हो, जो आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो, जो आप स्टार्च पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे क्या केमिकली कंपाउंड तो है। केमिकली कंपाउंड है, इनका क्या होता है आपके डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि उनकी जो स्ट्रक्चर्स है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है, वो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को अपने क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। तो केमिकली तो है ही है, केवल केमिकली नहीं है, केवल आपके मैकेनिकल भी नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यांत्रिक और रासायनिक दोनों आएगा। यांत्रिक और रासायनिक क्या आएगा, दोनों आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो केवल भौतिक तो वैसे भी नहीं हो सकता है ना। तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन है किस प्रकार होता है, यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रकार का होता है ना। तो ये जो आपके टॉप मोस्ट पोर्शन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन थे, यहाँ से अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़े क्वेश्चन बने अपने वो किस किस के बने। एक तो प्रकाश संश्लेषण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पत्तियों के कौन से भाग में होता है, क्या होता है। फिर मनुष्य में पोषण जो है, जितने भी अंग है आपके, मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, उसके बाद आमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार, यहाँ तक आपने सभी पार्टों के अंदर भोजन किस तरह से जाता है, मुख में किसका पाचन होता है, कौन से एंजाइम से होता है। उसके बाद में आपके जो आमाशय है उसके अंदर कुछ आपके ग्रंथियों में रस आके मिलते हैं, जैसे पित्तरस आके मिलता है या अग्नाशय रस है ना, वो कहाँ आके मिलते हैं। उसके बाद में कुछ एंजाइम है जो प्रोटीन का, वसा का, आपके स्टार्च का पाचन करते हैं, वो कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है और कहाँ पे करता है, ये चीज आपने देखनी है। इसके अलावा आपके जो पाचन के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, यानी कि कौन सा जो रस है वो कहाँ जाके मिलता है। जैसे आपने पढ़ा था कि जितने भी आपका जो भी आपके भोजन से जो भी एनर्जी मिलती है वो आपके किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया किसके रूप में, एटीपी के रूप में। लेकिन जो उससे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो सेव होती है वो कहाँ जाके मिलती है, तो आप बोलोगे यकृत में मिलती है ना। तो ये सारे जो ऑप्शन है, ये सारी चीजें जो आपने एक तरह से एक चार्ट की फॉर्म में नोट करनी है और उसको अच्छे से याद करना है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आप भी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। कोई डाउट है वो भी लिख सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।